नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होने वाली है और आज उसको लेकर हंगामा हो सकता है। बीजेपी फिर से सरकार का घेराव आज करने वाली है, फिर किसानों का मुद्दा गरमा सकता है। तो ऐसे कई मसलों के साथ साथ अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामे की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। स्थिति इस तरह की बन रही है कि कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हंगामा कुकल्ला देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि विधानसभा का आज चौथा दिन है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और अनुपूरक बजट पर चर्चा आज हो सकती है और जब चर्चा होगी तो फिर उस चर्चा के दौरान हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी एक बार फिर सरकार को घेरने के लिए तैयार नजर आ रही है। तो किसानों का मुद्दा भी लगातार सदन में छाया हुआ है और एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि आज सदन में शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और सदन में आज कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। कई ऐसे मसले हैं जिन पर विचार विमर्श किया जाना है। कई ऐसे विषय हैं जिन पर हंगामा कुकल्ले की स्थिति निर्मित हो सकती है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अनुपूरक बजट जो सरकार के द्वारा पेश किया गया है, उस अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान काफी हंगामा निर्मित हो सकता है। इस तरह की स्थितियां बनती दिखाई दे रही है। लगता यही है कि अनुपूरक बजट को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है और कई पॉइंट्स को अंडरलाइन कर बीजेपी सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि एक बार फिर से सदन में किसानों के मुद्दे पर भी हंगामा देखने को मिल सकता है। किसानों के मुद्दे को लेकर भी हंगामा आज सदन में हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, किस तरह का आज का बिजनेस रहने वाला है और क्या कुछ खास आज सदन में देखने को मिलेगा? जी दीपेश, बिल्कुल लगातार 3 दिनों से जो जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, हंगामे की भेंट लगातार जो सदन का सत्र है वो चढ़ रहा है। चाहे वो किसानों की बात हो, किसानों को बोनस देने की बात हो या फिर जो दलहन की फसलों की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार जिस तरह से बहस हो रही है और जिस तरह से हंगामा हो रहा है, उससे जो पूरी मुद्दों पर चर्चा अगर कहें तो सही तरीके से नहीं हो पा रही। और जो सदन में चर्चा शुरू होने से पहले ही, प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही जो बिरला मंदिर से विधानसभा तक भाजपा के जो तमाम विधायक हैं वो पैदल मार्च करके विधानसभा तक पहुंच रहे हैं। रोजाना एक न एक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये ध्यान आकर्षित कराना बेहतर बात है, लेकिन जिस तरह से प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चल रहा है, जहां पर पूरी तरह से जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर सही तरीके से ना तो चर्चा हो पा रही है और ना ही जिस तरह से इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना ही वो बात हो रही। तो ऐसे में आज भी किसानों के मुद्दों पर, रोजगार को लेकर, युवाओं के बेरोजगारी भत्ते को लेकर और साथ ही जिस तरह से लैपटॉप, स्कूटी, इन तमाम योजनाओं को बंद कर दिया गया, उन मुद्दों पर आज एक बार फिर से हंगामा सदन में देखा जा सकता है दीपेश। और जो नई योजनाएं हैं या नए प्रस्ताव हैं उन पर भी आज सदन में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल। स्ट्रेटेजी किस तरह की तैयार की जा रही है बीजेपी की तरफ से आज की रणनीति को लेकर? जी दीपेश, बिल्कुल रोजाना सत्र में किस तरह से सरकार को घेरना है, इन बातों को लेकर रोजाना भाजपा के तमाम विधायकों की बैठक होती है। बैठक सदन में चर्चा शुरू होने से पहले बैठक की जाती है या फिर एक दिन पहले बैठक कर ली जाती है। और रोजाना जिस तरह से घेरने की रणनीति के तहत पैदल मार्च निकाला जा रहा है, वो पैदल मार्च आज भी निकाला जाएगा। बिरला मंदिर से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालते हैं और रोजाना एक एक मुद्दों पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो यूरिया की बात हो, किसानों को मुआवजा देने की बात हो, गेहूं पर बोनस देने
देने की बात हो या फिर रोजगार देने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर अब वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अब 1 साल हो चुका है और कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पूरे नहीं किए हैं। और वही सदन में भी इन्हीं सारी बातों को लेकर, क्योंकि किसान अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो किसानों का मुद्दा ही है इस तरह से, जिस पर जो विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, किसानों का मुद्दा कहीं ना कहीं आज फिर सदन में देखने को मिल सकता है और यही मुख्य विषय है जिस पर लगातार सरकार को घेरने का काम विपक्ष कर रहा है। चलिए साथ में रखें, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विधायकों की कम संख्या पर कांग्रेस सख्ते में है। आपको बता दें कि व्हिप जारी होने के बावजूद भी सदन में विधायक मौजूद नहीं हो रहे हैं। मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह ने सभी विधायकों को खत लिखा है। खत लिखकर विधायकों से नाराजगी जताई है। अनुपूरक बजट पर चर्चा में विधायकों को मौजूद रहने को कहा गया है। तो आपको बता दें कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर इस लिहाज से होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि विधायकों की संख्या को लेकर कांग्रेस चिंतित दिखाई दे रही है और यही वजह है कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने सभी विधायकों को खत लिखा है और उन्हें सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। हालांकि व्हिप कांग्रेस पहले ही जारी कर चुकी है, उसके बाद भी सदन में विधायक नहीं मौजूद हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि मध्य प्रदेश में किस तरह की स्थिति निर्मित हो चुकी है, विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसमें विधायक मौजूद नहीं रह रहे हैं, जो काफी चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं। सीएए एनआरसी को लेकर संभावित आंदोलनों को देखते हुए मध्य प्रदेश के 43 जिलों में 144 धारा लागू कर दी गई है। साथ ही साथ 43 जिलों में पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। मध्य प्रदेश पुलिस के मुताबिक राज्य में इस कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की सूचनाएं नहीं हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अधिक सचेत है। इसके मद्देनजर ही 52 में से 43 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने और भीड़ के रूप में जमा होने पर मुख्य रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से ज्यादा सजगता एवं सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। मैदानी अमले के अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इंटेलिजेंस को अधिक मुस्तैदी से काम करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध लोगों और उनकी गतिविधियों पर और पैनी नजर रखी जा रही है। नागरिक संशोधन अधिनियम संविधान के खिलाफ कहीं विरोध है तो कहीं समर्थन, लेकिन इस बीच दिग्विजय सिंह ने यह कह दिया है कि मध्य प्रदेश में यह बिल लागू ही नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह के मुताबिक नागरिक संशोधन अधिनियम संविधान के खिलाफ है, इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और ये कभी मध्य प्रदेश में लागू नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि संविधान के ठीक विपरीत है और इसे लागू करना लोगों के संवैधानिक अधिकारों को छीनना है। वहीं इंदौर हाई कोर्ट के कई वकीलों ने नागरिकता संशोधन एक्ट के समर्थन में पैदल मार्च किया। वकीलों ने हाई कोर्ट से लीगल तिराहे तक पैदल मार्च कर अपना समर्थन व्यक्त किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हुआ, उसका बहुत जगह विरोध हो रहा है। उस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस देश के खिलाफ हो या संविधान के किसी भी प्रावधान के खिलाफ हो, इसलिए अधिवक्ताओं ने तय किया है कि उसका समर्थन में जो है गांधी जी की प्रतिमा तक आए और जो है हमारा समर्थन व्यक्त करें। इसलिए हम सब लोग एकत्रित होकर यहाँ पर आए। कौन कौन आप लोगों के साथ यहाँ पर पहुँचे? हम सब लोग हाईकोर्ट के इंडिविजुअल एडवोकेट्स हैं, सभी अपने इंडिविजुअल थॉट के अनुसार यहाँ पर आए हैं। कोई बैनर के तले नहीं आए हैं। वी आर एडवोकेट्स, वी नो द लॉ एंड देयर इज नथिंग, नो वायलेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन दैट एक्ट, देयरफॉर वी आर हियर। वहीं अलग अलग संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम बिल के विरोध में कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जो अनुच्छेद 14 है वो अनुच्छेद 14 भारतवर्ष के नागरिकों के लिए है। जो आज बाहर के लोग हैं, जो विदेशी हैं,
जिन्हें नागरिकता देने की बात चल रही है उन्हें तो हमारा संविधान किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं देता। तो जब वो भारत के नागरिक बनेंगे तब उन्हें वो सुरक्षा प्राप्त होगी। तो इसलिए हमारे हिसाब से अनुच्छेद 14 का कोई किसी तरह से उल्लंघन नहीं हो रहा है और इसी बात को कहने के लिए, ये बात जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग बाहर निकले। सीपीआई और दूसरे जैसा कि आप देख रहे थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे, तो उन्होंने ज्ञापन दिया है उसके विरोध में। तो जो कमिश्नर ऑफिस के जो प्रतिनिधि उन्होंने ज्ञापन लिया है और राष्ट्रपति के नाम पे उन्होंने नाम दिया। करीब 200 से 250 लोग होंगे, जिसमें महिलाएं और पुरुष भी हैं। वहीं खंडवा में एबीवीपी ने तक्षशिला परिसर में नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जमा हुए और गेट के बाहर समर्थन में नारेबाजी की। होशंगाबाद से शैलेंद्र और इंदौर से विकास सिंह, न्यूज़ 18। तो चलिए, हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, जिस प्रदेश में विरोध से ज्यादा प्रदर्शन जो हो रखे हैं वो समर्थन के हो रखे हैं, ऐसी जगह दिग्विजय सिंह का ये कह देना कि इस प्रदेश में तो लागू ही नहीं होने देंगे, क्या समझा जाए? जी दीपेश, बिल्कुल अगर अलग अलग राज्यों की बात करी जाए तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और राजधानी भोपाल की अगर बात कही जाए तो दो दिन पहले यहां पर इकबाल मैदान में विधायक आरिफ मसूद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी एक सभा को संबोधित किया था, जिसमें इस नागरिकता कानून का विरोध किया गया था और बड़ी संख्या में एक समाज विशेष के लोग भी वहां पर मौजूद थे और स्कूली छात्र छात्राएं वहां पर पहुंचे हुए थे, जिसमें उन्होंने इस कानून पर विरोध भी जताया था और ये भी कहा था कि ये जो कानून है वो देश के लिए काला कानून है। उसे सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हें वापस लेना चाहिए और मध्य प्रदेश में इस बिल को किसी भी कीमत पर लागू नहीं करने दिया जाएगा। और इस जो छात्र छात्रा हैं उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों का समर्थन भी किया था कि जिस तरह से उन पर कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये जो कानून है उसका वही लोग विरोध नहीं करेंगे जिनको इनकम टैक्स ईडी की कार्रवाई का डर है, सीबीआई की कार्रवाई का डर है। तो ऐसे में वही जो लोग हैं वो इस कार्रवाई का विरोध नहीं करेंगे, बाकी मैं तो इस बिल का विरोध करूंगा। और साथ ही नागरिकता का सर्टिफिकेट क्या होता है, क्योंकि वो भी मेरे पास नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि इस बिल को अब जरूर वापस लेना चाहिए। तो जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में अभी एक ये रैली देखने को मिली थी, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, उन्होंने ये भी कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से लगातार दूसरे राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके चलते अब मध्य प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू की है, ताकि कहीं भी कोई जो इस तरह का वातावरण ना बने, सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और वहीं दूसरी तरफ धारा 144 लागू करने के चलते जो विरोध प्रदर्शन है उस पर भी लगाम लगेगी। और इसके साथ ही जो जिला प्रशासन है उन्होंने सोशल मीडिया पर भी बारीकी से नजर बना के रखी हुई है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई घटनाक्रम होता है सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के मैसेजेस वायरल कर दिए जाते, तो ऐसे में कोई अफवाह ना फैले, किसी भी तरह से शांति भंग ना हो, इन सभी बातों को लेकर एहतियातन धारा 144 लागू की गई है। और सोशल मीडिया पर भी पुलिस और जिला प्रशासन की पैनी नजर है। दीपेश, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी बता रखी है कि पूरे मसले को लेकर पूरी नज़र रखी जा रही है, हर चीज़ को समझा जा रहा है, किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ ना सके, इसलिए भी हर तरफ ध्यान दिया जा रहा है और धारा 144 लागू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाल अपराधों पर गंभीर न होने पर मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाया है। यकीन नहीं, सरकार पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल बाल अपराधों के लिए कोर्ट के निर्देश पर पॉक्सो कोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। इसके लिए बाकायदा केंद्र ने राशि भी जारी की थी। इस मामले में 2 बार सुनवाई में सरकार ने अपना जवाब नहीं पेश किया। वहीं मामले में कानून मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि सूचना के अभाव में यह फैसला आया है, जबकि मध्य प्रदेश ने पहले ही आदेश का पालन कर लिया था, जिसका एफिडेविट मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में पहले ही फाइल कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहले से 75 कोर्ट महिला अपराध और पॉक्सो के लिए 28 विशेष कोर्ट पॉक्सो के लिए एक्ट के लिए नोटिफाई किए गए हैं। अब जिस तरह की भी स्थिति होगी वो और आगे स्पष्ट हो जाएगी। के अभाव में सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक 10 लाख का जुर्माना स्टेट गवर्नमेंट लगाया है। इसमें
एक्चुअली हुआ यह है कि सर्वोच्च अदालत ने सूचना के अभाव में जारी किया आदेश, मध्य प्रदेश ने पहले ही आदेश का पालन कर लिया था और जिसका एफिडेविट मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पहले ही फाइल कर दिया है। मध्य प्रदेश में 75 कोर्ट महिला अपराध और पॉक्सो एक्ट के लिए है स्थापित हैं पहले से ही, जिसमें 28 विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट के लिए नोटिफाइड किए गए हैं, जिसकी सूचना सर्वोच्च अदालत को दे जा चुकी है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक तरफ प्रदेशव्यापी यूरिया संकट पर सरकार चिंतित है तो दूसरी तरफ अधिकारी अन्नदाता का मजाक उड़ा रहे हैं। मामला गुना का है, जहां पर कड़कड़ाती ठंड में सुबह से भूखे प्यासे किसान लाइन में लगे यूरिया का इंतजार कर रहे हैं, मगर अधिकारी व्यवस्था सुधारने के बजाय किसानों को ही इसका जिम्मेदार ठहराते हुए उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जिले के कृषि उप संचालक अशोक उपाध्याय से जब यूरिया संकट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने पंगत गाथा के बहाने किसानों का मजाक उड़ा दिया। उपाध्याय ने कहा कि जैसे पंगत में पर्याप्त भोजन होने के बाद भी अकेले हजम करने की कोशिश होती है, वैसे ही यूरिया होने के बाद भी किसान व्यवस्था बिगाड़ रखे हैं। जरूरत से ज्यादा स्टॉक किया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर T3 वॉक देश भर के पर्यावरण प्रेमी ले रहे हैं हिस्सा। पन्ना में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। बाघ T3 के रिजर्व से भागने वाले रास्ते पर भी रिसर्च अब की जा रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या ताजा जानकारी? जी दीपेश, यहाँ पे जो पूरे देश से प्रतिभागी आए हुए हैं पन्ना टाइगर रिजर्व का ये T3 बाघ था, जिसने यहाँ पे बाघ पुनर्स्थापना के समय यहाँ के जो शून्य हो चुके थे बाघ, उन बाघों को जन्म देने में इसकी अहम भूमिका है। और आज इस बाघ के ही यहाँ पे जो कहा जाए 55 और 60 से भी अधिक जो युवा बाघ और नर बाघ बाघिन विचरण कर रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में, ये T3 बाघ की ही देन है। और ये T3 बाघ जो है दीपेश, ये पेंच टाइगर रिजर्व से लाया गया था उस समय पे, तो इसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी दुर्गम रास्तों से, पुनः पेंच ये वापस जा रहा था। तो आज इसकी वॉक 10 साल के बाद में इसका वॉक ट्रेल हो रहा है, जिसमें वन प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे देश भर से युवा और युवतियां यहाँ पे आई हुई हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। और तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर R श्रीनिवास मूर्ति के निर्देशन में यह T3 वॉक 10 ईयर्स का आयोजन किया गया है, जो कि आज 20 तारीख से 26 तारीख तक चलेगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि काफी तैयारियां इसको लेकर की गई है, बाहर से भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। सरकार का दावा है कि अतिथि विद्वान नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन धरने पर बैठे विद्वान नौकरी से निष्कासन का लेटर लेकर बैठे हुए हैं। फिर सरकारी वादों का आखिर क्या हुआ? कमलनाथ सरकार ने चुनाव के वक्त अपने वचन पत्र में अतिथि विद्वानों को नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन नियमितीकरण की जगह कई अतिथि विद्वानों को नौकरी से ही बाहर कर दिया गया। इसके विरोध में भोपाल में इनका धरना जारी है। आज इन्होंने मुंडन कराकर सरकार का विरोध किया, लेकिन सरकार कह रही है अतिथि विद्वानों को नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। उनके नाम के आगे लगा अतिथि शब्द भी हटाया जाएगा और 30 दिसंबर तक योग्यता के हिसाब से कॉलेज भी अलॉट किए जाएंगे। पहले सुनिए सरकार को। तो अतिथि शब्द मैं समझता हूं उनके लिए ठीक नहीं है, उसको हटाकर मेजबान, वो अतिथि शब्द का उपयोग बंद किया जा रहा है। हमने एक भी अतिथि विद्वान रेगुलर प्रोफेसर आए उससे वो घर न चला जाए, उसके काम पर उसकी जो नौकरी है वो न चला जाए,
इसके लिए 1366 पद नए सृजन किए और 1000 पद हमारे पास पहले थे। ऐसे 2300 से ऊपर लगभग नए पद शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग में सृजन किए गए। सरकार को सुना, अब सुनिए उनकी जो नौकरी से निकाले जाने का लेटर लेकर दर दर घूम रहे हैं। ऐसे में सरकारी दावों पर सवाल तो उठते ही हैं। ना तो इनने नियमित किया, बाहर और कर दिया हम लोगों को। कहाँ जाएंगे हम लोग? 14 साल से हम पढ़ा रहे हैं, नेट PhD की है। विधानसभा चल रही है, वो ये बात कह रहे हैं कि शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन प्राचार्य ने तो लेटर दे दिया, हमें कॉलेज से बाहर निकाल दिया। मैं 4 तारीख को बाहर निकल चुकी हूँ। आप कह रहे बहाने में अब कहाँ जाऊंगी? मंत्री जी का बयान आया कि सभी लोग आंदोलन खत्म करके कॉलेज में चल जाए। हमारी जगह तो लोग आ चुके हैं और हमको लेटर थमा दिया गया। देखिए ये लेटर हम कहाँ जाएंगे बताइए? आज हम 10-10, 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं और ये लेटर थमा दिया, हम कहाँ से नौकरी करेंगे बताइए आप? सरकार बोलती है किसी अतिथि विद्वानों को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन ये क्या है? निकालने का लेटर हमारे पास प्रूफ है। प्रिंसिपल ने हमारे को लेटर थमा दिया, बोले आप घर जाओ, आप घर जाओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? अब खुद ही फैसला कीजिए कौन सही और कौन गलत। अतिथि शब्द हटाने से विद्वानों की समस्या तो हल नहीं हो जाएगी। इनकी मांग तो नियमितीकरण है, जिस पर सरकार का पक्ष अब तक नहीं आया। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए पूजा माथुर की रिपोर्ट। जबलपुर हाई कोर्ट से संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नेशनल गैराज मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मामले में दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान तय समय से पहले प्रेस वार्ता करने को लेकर मध्य प्रदेश नगर थाना MP नगर थाना पुलिस के पास ये केस दर्ज किया गया था। 27 अक्टूबर को भोपाल में MP नगर के प्लॉट नंबर 1 पर ये प्रेस वार्ता हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।